स्थानांतरित नाभि, जिसे नाभि विस्थापन के रूप में भी जाना जाता है, यूनानी तिब्बत और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतियों द्वारा मान्यता प्राप्त एक सामान्य लेकिन अक्सर गलत निदान वाली बीमारी है। जब नाभि का विस्थापन होता है तो नाभि अपनी केंद्रीय स्थिति से शिफ्ट हो जाती है, जिससे आसपास की पेट की मांसपेशियां भी गलत हो जाती है। जब किसी व्यक्ति की नाभि शिफ्ट होती है तो शिफ्ट की सीमा और दिशा के आधार पर लक्षण और उनकी गंभीरता अलग अलग होगी। आमतौर पर जब नाभि नीचे की दिशा में चलती है तो यह दस्त का कारण बनती है, और जब यह ऊपर की दिशा में चलती है तो यह मतली, उल्टी और कब्ज का कारण बनती है। यदि नाभि दाहिनी ओर शिफ्ट होती है तो शरीर के बाईं ओर असुविधा महसूस होगी, उस तरफ अप खिंचाव के कारण, और इसके विपरीत जब नाभि बाईं ओर शिफ्ट होती है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि शिफ्ट की दिशा के आधार पर एक स्थानांतरित नाभि अक्सर निचले या ऊपरी दोनों गंभीर पीठ दर्द के साथ होती है। एक स्थानांतरित नाभि एक महिला के मासिक चक्र को सामान्य से अधिक या कम तीव्र होने और सामान्य से अधिक दर्दनाक होने के कारण रुकावट का कारण बन सकती है। चूंकि स्थानांतरित नाभि शरीर की मांसलता से संबंधित है, जब एक स्थानांतरित नाभि को ठीक किया जाता है, और हाल ही में किया जाता है, तो राहत लगभग तत्काल होती है। फिर भी एक स्थानांतरित नाभि के लिए जितनी जल्दी हो सके इलाज करना महत्वपूर्ण है। यदि नाभि को बिना केंद्र में छोड़ दिया जाता है तो जैसे जैसे समय बीतता है, मांसपेशियां समायोजित, खिंचाव और नई स्थिति के अनुकूल हो जाती है। इसके बाद एक डर है कि मांसपेशियों के समायोजन के कारण स्थानांतरित नाभि की पुनरावृत्ति जारी रह सकती है। इसके अलावा यदि स्थानांतरित नाभि का इलाज नहीं किया जाता है तो रोगी धीरे धीरे कमजोर और अधिक असहज हो जाएगा, क्योंकि शरीर में पाचन और ऊर्जा प्रवाह बाधित हो जाता है। स्थानांतरित नाभि के कारण। एक स्थानांतरित नाभि के कारणों में निम्नलिखित हैं। 1. भारी वजन उठाना। 2. शरीर को अजीब तरह से मोड़ना। 3. एक पैर पर शरीर के भार के साथ उतरना, जैसे छलांग से। 4. बनी हुई गैस के कारण पेट फूलना। सूजन नाभि और मांसपेशियों को उनके सही संरेखण से बाहर धकेलती है। चूंकि स्थानांतरित नाभि मांसपेशियों से संबंधित है, कमजोर कोर और पेट की मांसपेशियों वाले व्यक्ति को स्थानांतरित नाभि से पीड़ित होने की अधिक संभावना होगी। इस प्रकार हम समझते हैं कि कोर की मांसपेशियों को मजबूत करना एक स्थानांतरित नाभि को रोकने और स्थानांतरित नाभि की पुनरावृत्ति को रोकने में बहुत फायदेमंद है। पुरानी स्थानांतरित नाभि से पीड़ित रोगियों में कुछ व्यायाम जो इस संबंध में बहुत फायदेमंद होते हैं वे हैं तैरना, कोर को मजबूत करने के कारण, और तैरने के दौरान पूरे शरीर की मांसपेशियों को जिस तरह से फैलाया जाता है, उदाहरण के लिए फ्री स्टाइल के लंबे ओवरआर्म स्ट्रोक के साथ किकिंग मूवमेंट, स्क्वैट्स, पुलअप्स, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आदि। ऐसे मामले में जहां गैस के कारण नाभि का खिसकना होता है, वहां एक मिश्रण लेकर अस्थायी राहत मांगी जा सकती है जो गैस को तोड़ने में मदद करेगा, जैसे भोजन के बाद 2 चुटकी जीरा चबाना और निगलना। हालांकि चूंकि अंतर्निहित कारण बिगड़ा हुआ पाचन से संबंधित है, यह सिफारिश की जाती है कि एक हकीम से परामर्श किया जाए ताकि अपच का इलाज किया जा सके। इसके अलावा गैस के कारण होने वाली गंभीर सूजन के मामलों में नाभि को तब तक रीसेट करने की कोशिश करना लगभग बेकार है जब तक कि गैस बाहर न निकल जाए, क्योंकि गैस द्वारा डाला गया दबाव नाभि को बाहर धकेलता रहेगा। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि एक खाली पेट स्थानांतरित नाभि के लिए अधिक संवेदनशील है। इस प्रकार नाभि को रीसेट करने के बाद किसी व्यक्ति को कुछ भोजन लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि पेट में भोजन का वजन भी नवपुनर्स्थापित नाभि को स्थिर रहने में सहायता करता है। स्थानांतरित नाभि के निदान के तरीके। शिफ्ट नाभि के निदान के लिए कई तरीके हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है। इनमें से कुछ तरीके हैं। 1. केवल पुरुषों के लिए, रोगी को पीठ के बल सीधा लिटा दें, फर्श या किसी सख्त सतह पर, बिस्तर पर नहीं। दाएं निप्पल से नाभि तक और फिर बाएं निप्पल से नाभि तक की दूरी नापें। यदि दूरियां समान हो तो नाभि केंद्रित होनी चाहिए। हालांकि यदि एक दूरी दूसरे से अधिक है तो नाभि स्थानांतरित हो गई है। 2. रोगी को पीठ के बल सीधा लिटा दे और दोनों पैरों को सीधा फैला दे। सुनिश्चित करें कि धड़, शरीर का ऊपरी हिस्सा और पैर सीधे हों। अब प्रत्येक पैर के अंगूठे से लेकर नाभि तक की दूरी नापें। यदि एक दूरी दूसरे से अधिक है
तो नाभि विस्थापित हो जाती है। 3. रोगी को पीठ के बल सीधा लिटा दे और दोनों पैरों को सीधा फैला दे। आमतौर पर इस स्थिति में लेटते समय पैर 10 बजे और 2 बजे की स्थिति की ओर बाहर की ओर इशारा करेंगे। दोनों एड़ियों को एक साथ रखें और फिर बिंदु से जुड़े ताकि दोनों पैर की उंगलियों के साथ ऊपर की ओर इशारा कर रहे हों। 12 बजे तक पैरों के बीच कोई अंतर न हो। अब बाएं पैर के बड़े पैर के अंगूठे और दाएं पैर के बड़े पैर के अंगूठे के बीच की ऊंचाई लंबाई की तुलना करें। यदि एक बड़ा पैर का अंगूठा दूसरे से ऊंचा बटा लंबा है तो नाभि हिल गई है। कुछ चरम मामलों में नाभि के खिसकने से पूरी श्रोणि झुक जाती है। ऐसे मामलों में जब रोगी अपनी पीठ के बल लेटा होता है तो कोई यह नोटिस करेगा कि एक पैर दूसरे से छोटा होगा। दोनों पैरों की एड़ी की स्थिति की तुलना करें। 4. बिना झुके या शरीर को किसी भी तरह से मोड़े बिना सीधे खड़े हो जाएं या बैठ जाएं। दोनों हाथों को एक साथ रखें, हथेलियां ऊपर करें जैसे दुआ में लगे हों। हालांकि हाथों को सीधा और सपाट रखें, सभी उंगलियां एक साथ जुड़ी हो, अलग अलग न हो। नीचे चित्र में दिखाए अनुसार दोनों हाथों की रेखा संख्या 1 को संरेखित करें क्योंकि वह आधार रेखा है। यदि नाभि खिसक गई है तो दोनों हाथों की रेखा 4 ठीक से संरेखित नहीं होगी, बल्कि एक तरफ तो यह दूसरे हाथों से ऊंचा होगा। टिप्पणी: इस पद्धति का उपयोग दूसरों के निदान के लिए किया जा सकता है, लेकिन यह स्वनिदान के लिए भी सबसे आसान तरीका है। 5. सुबह उठकर खाली पेट अपनी उंगली नाभि में गहराई तक डालें। सीधे नाभि के नीचे एक नाड़ी महसूस होगी। यदि नाभि खिसक गई है तो नाड़ी नाभि के नीचे नहीं होगी, बल्कि नाभि के आसपास कहीं पाई जाएगी, जो नाभि के स्थानांतरित होने की दिशा को इंगित करती है। यह तरीका सबसे अच्छा तब काम करता है जब कोई व्यक्ति बिस्तर से उठने से पहले उठता है। यह तब भी बेहतर काम करता है जब नाभि बहुत अधिक वसा ऊतक वसा से घिरी न हो, जैसा कि मापने के तरीकों के साथ भी होता है, निपल से नाभि तक और बड़े पैर की उंगलियों से नाभि तक। कारण यह है कि वसा कभी कभी नाभि की सही स्थिति का निर्धारण करना कठिन बना देती है। नाभि को रीसेट करने के तरीके। नाभि को रीसेट करने के लिए कई अलग अलग तरीके हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है। इनमें से कुछ तरीके हैं। 1. रॉकिंग विधि। दोनों पैरों को मिलाकर सीधे खड़े हो जाएं। अपने पैर की उंगलियों की युक्तियों पर उठें और उसके बाद अपनी ऊंची एड़ी के जूते पर वापस गिरें। कठोर प्रभाव एक झटकेदार सनसनी पैदा करता है जो नाभि को स्थिति में खींचती है। उठने और गिरने को 3 बार दोहराएं, जिसके बाद आपको एक स्क्वाट करना चाहिए। स्क्वाट से उठने के बाद नाभि को बीच में रखना चाहिए। यह विधि सबसे आसान विधियों में से एक है, विशेष रूप से एक व्यक्ति इसे अपने दम पर कर सकता है। बच्चों के मामले में उनके शरीर के हल्केपन के कारण कई बार वे ऊपर बताए गए तरीके से अपनी एड़ियों को हिलाकर पर्याप्त प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार उन्हें अपने हाथों को एक साथ अपने हाथों से सीधे अपने सिर के ऊपर रखना चाहिए और उसके बाद ऊपर और नीचे कूदना चाहिए। अपने घुटनों को जकड़े हुए, मुड़े हुए नहीं के साथ उतरने की कोशिश करनी चाहिए ताकि नाभि को स्थिति में लाने के लिए एक कठिन प्रभाव उत्पन्न हो। 2. मालिश विधि। यदि नाभि के नीचे नाड़ी स्थित है और स्थिति से बाहर पाई जाती है तो तेल का उपयोग करके पेट की मालिश कर सकते हैं और नाड़ी को वापस केंद्र की ओर धकेल सकते हैं। 3. बॉल विधि। अपने पेट के बल लेट जाएं और अपनी नाभि के नीचे एक छोटी लेकिन दृढ़ गेंद रखें। गेंद पर लेटने से यह नाभि के खिलाफ दबेगा और इसे अंदर की ओर धकेलेगा, जिससे नाभि वापस केंद्र की ओर खिंच जाएगी। 4. सक्शन विधि। रोगी को किसी सख्त सतह पर सीधा लिटा दे और उसके हाथों को उसके बगल में रख दें। नाभि के ऊपर एक सक्शन बनाएं और फिर सीधे धीरे से ऊपर खींचें। इस प्रकार खींचने से नाभि वापस केंद्र में आ जाती है। सक्शन बनाने के लिए कुछ लोग कपिंग में इस्तेमाल होने वाले सक्शन कप का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि पारंपरिक विधि दहन के परिणामस्वरूप होने वाले विस्थापन द्वारा निर्मित सक्शन का उपयोग करना है। इस विधि में एक मोमबत्ती या दिया या लौ वाली कोई भी चीज नाभि पर रखकर जलाई जाती है। इसके बाद एक कांच के बर्तन को आंच पर कसकर रखा जाता है। जैसे ही लौ बची हुई ऑक्सीजन को जलाती है, एक सक्शन बनता है। कुछ मामलों में
जब सक्शन बनाया जाता है तो कांच उस दिशा में धड़कना, मरोड़ना या हिलना शुरू कर सकता है जिस दिशा में नाभि शिफ्ट हुई है। फिर भी कांच को केंद्र में लाया जाना चाहिए और धीरे से ऊपर खींचना चाहिए। नाभि सफलतापूर्वक हाल ही में ठीक होने तक इसे कुछ बार दोहराने की आवश्यकता हो सकती है। टिप्पणी, यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जानी चाहिए कि रोगी जला और घायल न हो। 5. पैर की अंगुली विधि पर खींचना। डायग्नोसिस विधि संख्या 3 ऊपर वर्णित करने के बाद एक हाथ का उपयोग नीचे पकड़ने के लिए करें और उस पैर के घुटने पर दबाव डालें जिसमें पैर का निचला अंगूठा है। दूसरे हाथ से बड़े पैर के अंगूठे को मजबूती से खींचे जो नीचे है। इसके बाद दूसरे पैर पर भी यही दोहराएं और फिर तीसरी बार उस पैर पर दोहराएं जिसमें पैर का निचला अंगूठा है। 6. जर्किंग आर्म मेथड। अपने दाहिने हाथ को अपने बाएं हाथ की कोहनी के जोड़ पर रखें और मसल बाइसेप को मजबूती से पकड़े। फिर अपने बाएं हाथ को अपने बाएं कंधे की तरफ झटका दें। कंधे को खुले अंगूठे से छूने की कोशिश करें। 5 बार दोहराएं और फिर दूसरे हाथ से भी ऐसा ही करें। 7. प्रेशर पॉइंट विधि निदान पद्धति संख्या 3 ऊपर वर्णित करने के बाद यह निर्धारित करें कि किस पैर में बड़ा पैर का अंगूठा कम है। उस टांग पर लगभग 4 अंगुल की दूरी पर, अर्थात 4 अंगुल की चौड़ाई जो छोटी उंगली के बाहर से तर्जनी के बाहर तक की दूरी है। जब अंगुलियों को एक साथ रखा जाता है टखने से पैर की ओर घुटना, इस बिंदु पर पिंडली की हड्डी पैर के अंदर की तरफ के ठीक नीचे एक दबाव बिंदु होता है। इस प्रेशर पॉइंट को 3 या 4 बार मजबूती से दबाएं। 8. पैर खींचने की विधि। ऐसे मामले में जहां एक पैर दूसरे की तुलना में छोटा होता है, छोटे पैर पर कुछ कठिन तक खींचना आवश्यक हो सकता है जब तक कि दोनों पैर समतल न हो जाएं। टिप्पणी, कुछ मामलों में जहां नाभि शिफ्ट पुरानी है और लगातार पुनरावृत्ति होती है तो नाभि को रीसेट करने के बाद दोनों बड़े पैर की उंगलियों के आधार के आसपास एक स्ट्रिंग को थोड़ा कसकर बांधना चाहिए, लेकिन इतना तंग नहीं कि संचलन बंद हो जाए। इससे नाभि को अपनी जगह पर बनाए रखने में मदद मिलती है।